देखो जी, हम आते हैं जी डिसोल्यूशन में। अब देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन छोड़ दो बच्चे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में ना हमारे पास थ्योरी भी है बहुत सारी। सबसे पहली चीज़ तो इस चैप्टर में जो हमें समझनी होती है वो यही आ जाती है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया। तरुण गोयल बता दे फटाफट से दोनों में डिफरेंस क्या, एक बारी में क्यों नहीं सुनता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सब फर्म में पूरा जो भी फर्म होती है वही एंड हो जाती है और पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एंड होती है। देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कृष्णा, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूएशन में रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रहती है, बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन नहीं होता, उसमें हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हो गया एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ चैप्टर। और जब आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस की अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंटिन्यू नहीं हो रही, बिजनेस शट डाउन हो गया, बैलेंस शीट नहीं बनाई जा रही, एसेट्स को बेचा जा रहा है और लायबिलिटीज की पेमेंट की जा रही है। समझ में आ गई? अपनी टीएस लेवल खोलो फटाफट से, इसकी थ्योरी पे मैं मार्क करा रहा हूँ अगर आपने नहीं करी हुई है तो। जहाँ पे चैप्टर शुरू होता है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी डिसोल्यूशन होता क्या है। देखो यहीं पे है, पहले पेज के ऊपर ही बुक का है, सेक्शन लिखा है। हाँ, सेक्शन 39 है ना। देखो जी, सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मिल गया, इसको मार्क कर लेंगे। ये जो सेक्शन है हमारे पास, इसको मार्क कर लेंगे। फिर आ जाते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पे मार्क करेंगे जी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपने पढ़ के जाना ही जाना है। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन कब कैसे होगा, जब हमारी अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग हो गई, हम बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, कोई भी रीजन, ये आपने सब पढ़ने डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसको मार्क करेंगे जी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास दो सेक्शन लिखे हैं यहाँ पे जी, एक सेक्शन 48 और एक सेक्शन 49 है, ये दोनों इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सेक्शन जो 48 है वो इस चैप्टर का बेस है। सेक्शन 48 के अंदर क्या कहता है समझेंगे जी। सेक्शन 48 में कहता है जब कोई फर्म बंद होती है, जब कोई फर्म डिसॉल्व होती है, तो जो पेमेंट का ऑर्डर क्या होता है बताएगा कोई? पेमेंट का ऑर्डर होता है कि सबसे पहले आपको पे करनी पड़ती है आउटसाइड लायबिलिटीज को, फिर आप किसको पे करते हैं? पार्टनर के लोन को, फिर आप किसको पे करते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल को, बचा हुआ पैसा बचता है तो पार्टनर अपने घर ले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? पहले आउटसाइड लायबिलिटी, फिर पार्टनर का लोन, फिर क्या बचे मेरे पास? कैपिटल। कोई डाउट? क्लियर? अच्छा जी, अब ये जो आउटसाइड लायबिलिटीज को मुझे पे करना होता है, तो लायबिलिटीज को पे करने के लिए मुझे एक अकाउंट बनाना पड़ता है। इस अकाउंट का क्या नाम होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। इस चैप्टर में मेन यही अकाउंट होता है। ये अकाउंट मेरे को ठीक अगर समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर हो जाता है और कोई परेशानी नहीं होती। लोन अकाउंट को पे करने के लिए पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं, इसके लिए क्या बनता है मेरा? कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही है बात? आज मुझे रियलाइजेशन से शुरू करा दो फटाफट से। सबसे पहला क्वेश्चन, रियलाइजेशन की नेचर बताओ। नॉमिनल। रिवैल्यूएशन की सबको याद रहेगी नहीं? वैसे तो पुराना क्वेश्चन हो गया बोर्ड के हिसाब से, बट अगर पूछ लेता है रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, इसकी नेचर क्या होती है? नॉमिनल। ठीक है, अब हमें सबसे पहले बनाना होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट। और शिवम इधर देख ले, रियलाइजेशन अकाउंट का क्या पर्पस होता है शिवम बताएगा। वो एसेट्स और लायबिलिटी बैलेंस शीट लिखी आपको। हाँ, रियलाइज करना। रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस होता है एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज की पेमेंट करना। ठीक है, अब ये किस तरीके से बनता है? देखो, जिस बच्चे को याद नहीं है उसके लिए पूरा करा रहा हूं मैं फटाफट से। कैश और बैंक, फिर हमने लिखा है जी हमारे पास बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, गुडविल, ठीक है। हाँ, डेटर नहीं मैं लिख रहा अभी, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, कुछ सिलेक्टेड चीजें ही लिख रहा हूँ। अब हमें क्या करना होता है जी, हमने पहला अकाउंट पीयूष कौन सा बनाया? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का क्या पर्पस होता है? एसेट्स को बेचना और लायबिलिटीज की पेमेंट करना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे क्रिश, सारी की सारी एसेट्स को इधर कॉपी कर लेते हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक। एक्सेप्ट कैश और ऐसा क्यों निश्चय? क्योंकि हमने इसमें एसेट्स को बेचना है इस अकाउंट में, तो उसी एसेट्स को तो ट्रांसफर करेंगे जो एसेट्स आपने बेचनी है। क्या आपका कैश और बैंक सेल होगा? नहीं, तो ये छोड़ देंगे जी,
ये सारी एसेट्स हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी नहीं जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो हमारा लॉस होता है ना, फिक्टिशियस एसेट्स होता है, तो ये कहाँ चला जाएगा? कैपिटल डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इस चैप्टर में तो एक ही रेशियो होती है, समझ में आ रही है बात? तो ये सारी एसेट्स मैं लिखूंगा। मैंने लिखा जी 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 स्टॉक, 2 गुडविल। ध्यान से समझेंगे, बड़े सारे बच्चों को आता होगा, पर जिसको आता है वो शांत रहेगा। हमने ये सारी एसेट्स यहाँ कॉपी कर दी। अब एसेट्स का कुछ भी होगा तो रियलाइजेशन के कौन सी साइड होता है? क्रेडिट साइड। कौन सी साइड होता है? क्रेडिट साइड। एसेट्स का जो आगे ट्रीटमेंट हो सकता है वो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जी। वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? मैंने एसेट्स को बेच दिया, कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, या फिर लायबिलिटीज के अगेंस्ट वो चला गया। अगर हम एसेट्स को बेचेंगे यानी कि बेचा और पैसे आ गए, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा किसके नाम से? बाय बैंक। पार्टनर ले गया तो किसके नाम से आ जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल। और अगर कोई भी एसेट्स लायबिलिटीज के अगेंस्ट कैंसिल हो गई तो उसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। याद आ रहा है? एसेट्स के अगेंस्ट लायबिलिटी चली गई तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है क्रिश? अगली इंपॉर्टेंट बात, सपोज यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की थी, मैंने 10 लाख की कॉपी कर ली। एडजस्टमेंट में कहता है लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख रुपए की सेल हुई, तो मुझे यहाँ कितना लिखना है? बाय बैंक 12 लाख। अपनी खोपड़ी नहीं लगानी कि जी 12 क्यों गए। कोई एसेट्स हो सकता है महंगी सेल हो रही है, कोई एसेट्स हो सकता है सस्ती सेल हो रही हो। जिस रेट पे वो एसेट जाएगी वही प्राइस लिखना है, वो प्राइस मुझे गिवन होगा, मुझे अपनी अकल नहीं लगानी। ये प्लांट एंड मशीनरी है, कहते हैं जी 5 लाख की पार्टनर ले गया, तो बाय सपोज ए पार्टनर ले गया तो बाय एज कैपिटल अकाउंट। देखो 8 की थी, कितने में ले गया? 5 में, तो मैंने 5 लाख लिख दिया। समझ में आ गई बात? कोई परेशानी? पक्की बात? चले आगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ सपोज 10 एसेट्स थी, मैंने 10 की 10 को सेल कर दी, मतलब यहाँ पे कॉपी कर दिया। नीचे एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन होती है ना, ये एसेट्स इतने की बिक गई, महंगी गई या सस्ती गई। सपोज 6 एसेट्स की इंफॉर्मेशन थी, तो उन 6 एसेट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर बिक गई तो पार्टनर के नाम से, पार्टनर ले गया तो बिक गई तो बैंक के नाम से, और पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से। सपोज रिमेनिंग मेरे पास 4 एसेट्स रह गई जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ पे एक रूल होता है जी हमारे पास, हमें चेक करना होता है कि वो एसेट्स मेरी टेंजिबल एसेट्स है या इनटेंजिबल एसेट्स है। जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है या ओल्ड सैंपल पेपर है वहां पे ट्रीटमेंट इसका दूसरा था, इस साल से सीबीएसई ने चेंज कर दिया। अगर मेरी कोई भी टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल which can be touched and seen, land, building, plant, machinery, furniture, motor car, वो यहाँ लिखी थी, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी, और नीचे उसकी सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको हम एज्यूम करेंगे कि वो बुक वैल्यू पे हमने सेल कर दी। सपोज यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख है, और नीचे लैंड एंड बिल्डिंग कितने की सेल हुई भी है, नहीं हुई है, कम की, ज्यादा की, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको आप बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपीस से सेल करेंगे। समझ में आ गई? बट अगर क्वेश्चन में कोई हमारी इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल बोलो। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, अगर ऐसी कोई एसेट्स है, इसको मैंने कॉपी तो कर दिया, अगर वो नीचे कह रहा है हमने सेल कर दी तो उसकी बात मानेंगे, पार्टनर ले गया तो भी उसकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो निश्चय इनकी जो सेल वैल्यू होती है उसको 0 अज्यूम करते हैं, उसको मानेंगे जी सेल नहीं हुई। कोई परेशानी? जब वो सेल ही नहीं हुई है तो मुझे उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे आ जाऊं। क्रिश, टेंजिबल इनटेंजिबल की कहानी समझ में आ गई। अगली इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे और डिफरेंट एसेट्स लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है डेटर्स 10,000, प्रोविजन 1000 और डेटर की फिगर गिवन है 9000। ठीक है जी, तो मुझे जब मैं यहाँ एसेट्स लिखूंगा तो मुझे पूरे डेटर्स लिखने हैं 10,000 और यहाँ लिखना है प्रोविजन। ठीक है कृष्णा? कुछ बच्चों का डाउट होता है सर आपने डेबिट में 10 लिखा, क्रेडिट में 1 लिखा, तो डेबिट में डायरेक्टली 9 लिख दो। तो डायरेक्टली डेबिट में अगर हम 9 लिखेंगे तो आंसर तो हमारा ठीक ही आएगा, बट प्रेजेंटेशन वो गलत हो जाएगी। हमें इस चैप्टर में सारे अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, तो मैंने डेटर यहाँ पूरी लिख दी है, प्रोविजन यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दी।
ठीक है। इस तरह अगर किसी भी एसेट्स के अगेंस्ट मुझे प्रोविजन गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट अपोजिट साइड क्या होता है आईएफआर, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट में आएगी, आईएफआर क्रेडिट में आएगा। आईएफआर को भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, समझ में आ गई। ईपीएफ अलग चीज है, भूल बस जाओ। सस्पेंस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। एडवर्टाइजमेंट वो सस्पेंस कैपिटल डेबिट वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, वो लॉस है, ये रिजर्व है। हाँ ये बात समझ में आ गई जी, पक्की बात। अगली चीज, अब सपोज क्वेश्चन में सिर्फ आईएफआर है, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, आईएफआर पड़ा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। बेसिकली ये जो डेटर वाला और आईएफआर वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई भी एसेट्स है और उसके अगेंस्ट आपके पास प्रोविजन है, अगर एसेट्स के अगेंस्ट आपके पास प्रोविजन है, तो आप एसेट्स को यहाँ लिख देंगे और उसके अगेंस्ट जो प्रोविजन है वो यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट साइड। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? पक्का कराओ आगे। एसेट्स की कहानी समझ में आ गई। बिक गई है तो बैंक के नाम से, पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से। अब जर्नल एंट्री पे भी फोकस कर लो साथ साथ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में मुझे कहता है कि लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख की सेल हो गई, तो इसकी जर्नल एंट्री बताओ। बैंक टू रियलाइजेशन अगर किसी बच्चे को नहीं आई, देखो बहुत आसान तरीका, वही जो हमने फंडामेंटल में सीखा, रीवैल्यूएशन में सीखा। मैंने एसेट्स को सेल किया, जब आप एसेट्स को सेल करते हैं तो ये एंट्री रियलाइजेशन के कौन सी साइड आती है, क्रेडिट साइड। देखो इधर हमने लिखा तो जर्नल लिखते टाइम रियलाइजेशन वर्ड कहाँ जाएगा, क्रेडिट, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन में लिखा है पार्टनर भी डेटर को टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर भी डेटर को टेक ओवर कर रहा है, तो रियलाइजेशन के डेबिट आएगी या क्रेडिट आएगी, तो एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल या पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बड़े सारे बच्चे वर्ड लिख देंगे डेटर, कोई लिख देगा लैंड एंड बिल्डिंग, गलत हो जाएगा। ठीक है कृष्णा, सेल हो रही है तो बैंक के नाम से, पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर के नाम से। कोई परेशानी? पक्का? अच्छा जी। अगर आईएफआर का क्या बताया था, अगर इन्वेस्टमेंट आईएफआर हमने बोला, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट तो नहीं है और आईएफआर है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल, वरना यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे सिर्फ आप लिख के छोड़ देंगे। अगर आपके पास कोई भी प्रोविजन है, उसके अगेंस्ट एसेट्स है, ये एसेट के अगेंस्ट प्रोविजन है, दोनों चीजें हैं, तो एसेट्स यहाँ लिख देंगे, प्रोविजन यहाँ लिख देंगे। और डब्ल्यूसीआर वो अलग है, इस चैप्टर में बात करेंगे। मैं सारे कॉन्सेप्ट अभी तभी तो कह रहा हूँ रिवाइज करा दूंगा, फिर तुम क्वेश्चंस कर पाओगे। देखो जी अगली चीज समझते हैं। मैं WCR, EPF ये सब एक एक करके डिस्कस करूंगा, पहले बेसिक बेसिक सी बात समझा रहा हूं। देखो जी यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन के अंदर है, अब आ जाते हैं जी, कैपिटल है ए और बी की 10 लाख 20 लाख, जनरल रिजर्व पड़ा है, लोन है, मिसेस ए का लोन है, ए का लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंस शीट गिवन है ए और बी की, बात समझ में आ गई जी। बैलेंस शीट है ए और बी की, ए और बी की कैपिटल है, रिजर्व, लोन, मिसेस ए का लोन, ए का लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पीएल। एक एक चीज को समझेंगे। अब हमने क्या देखना है, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो इसमें आपने डेबिट साइड में सारी एसेट लिख के छोड़ दी थी, क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज, आउटसाइड। तो इसमें पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। तो ए जो लोन है ये तो आउटसाइड नहीं हुआ ना, आउटसाइड लायबिलिटीज, देखो कैपिटल भी नहीं है। रिजर्व तो हमेशा की तरह क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट, कैपिटल क्रेडिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है जी, ये रियलाइजेशन में पोस्ट नहीं होगा, ये जाएगा रियलाइजेशन में, ये जाएगा, ये जाएगा। P&L अकाउंट में हमारा प्रॉफिट है, कहाँ जाता है बच्चे, कैपिटल अकाउंट में। अब मुझे P&L अकाउंट की जरा जनरल एंट्री बताएंगे,
P&L to A to B. पी एंड एल डेबिट, ए और बी के क्रेडिट साइड जाएगा ना, तो मेरी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यही एंट्री रिजर्व की बनेगी। हाँ। अब मुझे इधर मैंने कौन कौन सी आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी, बाय लोन, ये बैंक लोन हो गया, ये मिसेज ए का लोन हो गया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ सकता है, क्रेडिटर आ सकता है, इनकम रिसीव इन एडवांस आ सकता है, ये सारी शिवम एंड पीयूष पार्टी मेरी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, ये सब के सब मैं यहाँ लिख दूंगा। अब यहाँ पे मैंने देखा जी, सपोज ये था 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। अब अगेन लायबिलिटीज पे मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर मैं लायबिलिटीज को पे करूंगा बैंक के नाम से, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर के नाम से, अगर वो एसेट्स के अगेंस्ट कैंसिल हो गई तो इसकी बिना में कोई एंट्री नहीं करनी होती। याद है, मैंने लायबिलिटीज को पे करा तो पैसा गया निश्चय बैंक के नाम से, पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से, और एसेट्स के अगेंस्ट दे दी तो कोई एंट्री नहीं होगी। अगर कोई इंटरेस्ट भी पे कर सकते, बिल्कुल सब होगा, सब होगा, अभी सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो जी, मैंने यहाँ से सपोज 10 लायबिलिटीज थी, 10 की 10 यहाँ लिख ली। अब सपोज हमने 10 की लिख ली, कहते जी लोन को हमने पेमेंट करी है 10,000 इंटरेस्ट के साथ। लोन 1 लाख था, नीचे एडजस्टमेंट में लिख रहा है 1,10,000 पे करा या फिर 10,000 इंटरेस्ट दिया, तो टोटल यहाँ बैंक के नाम से कितना आ गया 1,10,000। ठीक है जी, पेमेंट वाली बात होगी। इसकी जर्नल एंट्री बताओ, रियलाइजेशन टू बैंक। मिसेस ए का लोन मिस्टर ए टेक ओवर कर रहे हैं, टू एस कैपिटल अकाउंट 2 लाख, एंट्री रियलाइजेशन टू एस कैपिटल। इंग्लिश आ रहा है ना पक्का, इसका टेस्ट भी है। टेस्ट मैंने डिफरेंट बनाया है, सारे टेस्ट एक तरह सैंपल पेपर में से बना रहा हूं मैं अलग अलग, कि जिससे कि तुम्हारे सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा वो टीएस ग्रेवल का सैंपल पेपर भी है, उसका ओसवाल वाला भी है, टुगेदर वाला भी है, और अपना डीके गोल तो है। डीके गोल तुम लोगों के पास है, वो तुम घर में करते जाओ, उसमें से मैं टेस्ट और असाइनमेंट देता जाऊंगा, तो उनके क्वेश्चन भी कवर होते चले जाएंगे। ठीक है जी, और 10 फरवरी के बाद 3 घंटे वाले टेस्ट, तब तक हम और सैंपल पेपर कर चुके होंगे, तो तुम्हारी स्पीड वगैरह ये वो सारा कुछ कर चुका होगा। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है, कहते हैं कि हमने 10,000, इसको 10% कम नहीं कर यार, 10% कम में पे करा, 3 लाख था, 10% कम कितना हो गया 30,000, तो मैंने 10% यानी कि कम में पे करा, तो 2 बैंक अकाउंट कितना पे करा 270। क्या उस 30,000 को मुझे शो करना है? नहीं करना। समझ में आ गई बात? 30,000 डिस्काउंट को शो नहीं करना। अगली इंपॉर्टेंट बात, तो फोन रखने से हो, जहाँ पे 10 लायबिलिटीज थी, मैंने 10 की 10 कॉपी कर दी, नीचे क्वेश्चन साइलेंट है, तो 10 की 10 हमने यहाँ पे लिख दी। नीचे एडजस्टमेंट में कहता है कि सिर्फ 7 की 7 लायबिलिटीज पे हुई, 10 लायबिलिटीज थी, 10 कॉपी करी, एडजस्टमेंट में 7 को पे करने के बारे में बोला हुआ था, तो मैंने कितनी लायबिलिटीज को पे कर दिया 7, रिमेनिंग 3 को पे करना है, यस पे करना है। लायबिलिटीज को पे किया जाता है एट देयर बुक वैल्यू, याद आ रही सभी को बात? बट अगर एसेट डिसोल्यूशन, बट अगर एसेट्स के लिए साइलेंट होगा तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि वो एसेट्स टेंजिबल है या इनटेंजिबल। सर अगर प्रोविजन जो डेटर वाला प्रोविजन लिखा था वो वाला पे करेंगे? उसको पे नहीं करते, लिख के जस्ट छोड़ देते। सर एक वो वाली एंट्री बता दो जिसमें ए बोलता है कि मैं पे कर दूंगा पर मुझे 10% करेंगे ना बियर फॉर्मल सब एक साथ थोड़ी ना रहती है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे प्रोसीड करें पक्का? ये इस चैप्टर का बेसिक सी बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये इस चैप्टर का हमने बेसिक कर लिया जी। अब आ जाते हैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पे। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनाओगे इस चैप्टर में आप? रियलाइजेशन। फिर बैंक अकाउंट। पार्टनर कैपिटल से पहले लोन अकाउंट भी बनेगा, पहले बनेगा पार्टनर। अभी तो हमने सीक्वेंस देखी ना, आप बनाओ ऊपर नीचे लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्चुअल में रियलाइजेशन है, पार्टनर लोन है, फिर कैपिटल। इसमें लोन अकाउंट भी बनेगा? पार्टनर में लोन अकाउंट होता है पे करने के लिए, वो वाला वो किस्तों वाला अकाउंट नहीं, दूसरा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, हम यहाँ बैलेंस शीट गिवन है, ध्यान से समझेंगे। इस चैप्टर में कुछ और जो अलग अलग वर्ड बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ईपीएफ गिवन है जी 10,000,
बैलेंस शीट में ईपीएफ गिवन है और नीचे इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब क्या करेंगे सीपीएफ को, जल्दी बताएंगे। ईपीएफ की फुल फॉर्म यस वेरी गुड, नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब आप नॉर्मल लायबिलिटी की तरह इसको ट्रीट करेंगे तो ये रियलाइजेशन की क्रेडिट में आएगा। यहाँ पे आप जब लायबिलिटी लिखते हैं और इसको फिर पे करना मस्ट है या नहीं है, पे करना ही पड़ेगा। समझ में आ गई? तीन पॉसिबिलिटी समझा रहा हूँ। पहली पॉसिबिलिटी ईपीएफ गिवन है, नीचे क्वेश्चन साइलेंट था तो आपने यहाँ पे लिखा और पूरा पूरा चुपचाप से पे कर दिया। अब ईपीएफ ऊपर 10,000 गिवन है, क्वेश्चन साइलेंट है और नहीं साइलेंट नहीं है, नीचे कहते हैं जी जो ईपीएफ का क्लेम है वो 15,000 है। कितना है? तो अभी क्या करेंगे, जल्दी बोलो। 15,000 दो बैंक पास कर देंगे ना। यहाँ कितना लिखूंगा, ईपीएफ लिखूंगा नहीं पूरा ही पूरा ही। भाई यहाँ से तो लायबिलिटी मैंने उतनी ही लिखी ना, अब हो सकता है लायबिलिटी ज्यादा पे हो रही है कम पे हो रही है, वो तो डेबिट साइड में आएगी। तो तरुण यहाँ पे बैंक के नाम से कितने पे कर दोगे? 15,000 पक्का। ऊपर 10,000 है ईपीएफ, शिवम नीचे एडजस्टमेंट में कहता है ईपीएफ की पेमेंट 7,000 करनी है, तो यहाँ तो आपने 10 ही लिखा होगा, लेकिन पे कितना करेंगे? 7। किसी को कोई दिक्कत? यार अपने आप रिकॉर्ड हो गया। साहिल जैसे बच्चे यही गलती करते हैं, वो 3 को बोलेंगे जी बांट देते हैं, कुछ नहीं करना। आपने 10 इधर लिखा 3 इधर लिखा तो अपने आप 3 का डिफरेंस ही तो रिकॉर्ड हुआ। वो लास्ट में प्रॉफिट आपको देखो, अगर आप सारी चीजों को खुद ही बैलेंस करते हुए चलोगे तो नीचे एंड में प्रॉफिट और लॉस कैसे आएगा? बोलो ना, क्या समझ गया? बोलो। ऊपर ईपीएफ 10,000 है, नीचे एडजस्टमेंट में कहता है ईपीएफ की आपको जो पेमेंट है वो 7,000 करनी है। तो आपने वहां से यहाँ पे ईपीएफ पूरा 10,000 लिखा, पर जब आप पे करेंगे तो आप कितना पे करेंगे? 7,000। मतलब इस लायबिलिटी की पेमेंट आपने कम की। किसी लायबिलिटी की पेमेंट ज्यादा हो जाती है, किसी लायबिलिटी की पेमेंट कम हो जाती है। पक्का? ठीक है जी, ईपीएफ हो गया। फिर मुझे बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। अरे सर उसने बोलते स्कूल से मैसेज आया था, पूछ लो उससे। अरे सर मैं देख ही नहीं रहा तेरे फोन में कुछ। सर उससे पूछो ना क्या चेक कर रहा और हूँ। तेरा हाँ देख तू रहा था, उससे की पूछूं? उसने बोला है देखने के लिए कि वो नेट से कुछ डाल और भी बोल रहा है अभी, करेगा वही सब। बोल देगा, मैं भी बोलता हूँ बहुत कुछ। हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट बताएगी। ये जो कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है ना हटके, एग्जाम में बच्चों को ये तंग करते हैं, क्या करना है बताएंगी। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, इसका डिसोल्यूशन चैप्टर में ट्रीटमेंट लायबिलिटी है। मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ईपीएफ का क्या करना है जी, बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या करना है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉर्मल लायबिलिटी रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे और इसको डेबिट में पे करेंगे। सर पीपीएफ का ये है नॉर्मल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना, बैंक को तो नहीं पे कर रही जितना हो। अगर लोन लेगा तो लोन सेम लायबिलिटी, पार्टनर के लोन अलग चीज हो जाती है, बाकी तो लोन एक ही बात है। डब्ल्यूसीआर का क्या करते हैं? यार बताऊंगा, वेट करो, बता रहा हूँ सारी बातें एक एक करके। इतनी बात क्लियर होगी, अगली बात आ जाओ जी डब्ल्यूसीआर पे। डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ से, तो उसको ध्यान से समझना है। मेरी वाली बुक निकालो, टाइम सेव होगा, सारे नोट्स वहां लिखे हुए मैं कराता जाता हूं, समझाता जाता हूं। बुक तो नहीं लाया। क्यों नहीं लाए भाई? सर डिग्री में जाती पड़ेगी, वो देखनी पड़ेगी पक्का है। हम तो फिर डिक्की में देख रखा, मैंने चलो फोटो भेज दो। तुम सारे नहीं लाए, पागल पागल लोग हो गया। रोज बोलता हूँ बुक तो रोज लाए करो। मैं लोन अकाउंट से रिगार्डिंग भी बड़ी सारी एडजस्टमेंट समझाता हूँ। मिल गया डब्ल्यूसीआर मेरे वाली बुक में पेज नंबर 53 पे। तो आगे आ जा, पीछे हो जा, कुछ हिल जा, दिख जाएगा। ज़्यादा तेज आगे है, नकल मारने में काम आती है। देखो आपके पास क्यों भाई
फिर अब बैठे हुए बता भी नहीं रहे। पीडीएफ भेज दो ना। फोटो ये दोनों तीनों पेज की ना एडजस्टमेंट्स लिखी हैं। फोटो इसमें भी लिखा है कैसे चलेगा कौन सी बुक की बात करें। हैं? पहले तो इस पेज पे लिखेंगे आगे पीछे। ओके डाल दिया। ये लो WCR देखेंगे कितना पेज नंबर है मेरे वाली बुक में 58 53। देखो यहाँ पे ना 3-4 पेजेस में बड़ी सारी डिफरेंट एडजस्टमेंट्स लिखी हैं, वो मैं आपको सारी एडजस्टमेंट बता रहा हूँ यहाँ पे, फिर हम कुछ क्वेश्चन भी इसके समझेंगे। ध्यान से देखेंगे जी। WCR गिवन है 10,000, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ध्यान से समझना है आपने, सॉल्यूशन सारा आपके पास में लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लेंगे। If there is no information regarding WCR, डिसोल्यूशन चैप्टर में WCR गिवन है ओल्ड बैलेंस शीट में 10,000 और उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट पार्ट डिस्ट्रीब्यूट। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा क्योंकि रिजर्व है, कोई लायबिलिटी है नहीं, तो पूरा पूरा क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी, बात समझ आई? इसकी जर्नल एंट्री बताओ बिना देखे, कोशिश कर। WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगली पॉसिबिलिटी एग्जाम में कहता है कि WCR का जो क्लेम है ना वो 15,000 हो गया। WCR इतना ही लिख देंगे इस तरह वो 15,000 पे कर देंगे। देखो जी, अब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पोस्ट 10 इसका क्लेम 15 है, यानी कि मुझे WCR 15 पे करना है। तो जब मैं रियलाइजेशन बनाऊंगा तो ऊपर से तो ये लायबिलिटी कितनी पोस्ट हुई है यहाँ 10,000, ठीक है। जब हमें पे करना पड़ेगा इसको तो टू बैंक अकाउंट कितना पे करोगे आप? 15,000। कोई परेशानी? पक्का? अब क्या कुछ रीवैल्यू कैपिटल अकाउंट में जाएगा? नहीं। एडजस्टमेंट में कहता है थर्ड पॉसिबिलिटी WCR का क्लेम हुआ है जी 7,000, 7,000 पे कर देंगे और 3,000 उसमें। अब यहाँ 10 था लेकिन क्लेम कितने का शिवम? 7 था, तो यानी कि मुझे पे भी कितने करने हैं? 7। तो मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे WCR लिखूंगा कितना? 7 और पे भी कितना करूंगा? 7। 3,000 क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। सर एक बार मेरी वापस बता दो। वो पार्टनर्स कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट होगा और EPF इसमें आएगा नीचे। EPF तो कैपिटल अकाउंट में कभी भी किसी भी चैप्टर में नहीं जाएगा। समझ आ गई EPF की बात? सर एक बार वापस बता दे एक बार। ऊपर WCR 10,000 है ओल्ड बैलेंस शीट में, एडजस्टमेंट में कहता है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR हो गया जी 7, तो यानी कि मुझे WCR का जो क्लेम है वो 7 है, 7 ही पे करूंगा। तो यहाँ मैंने लिखा 7, 10 नहीं लिखा, और पे भी कितना करा? 7। रिमेनिंग 3,000 को आप क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, करें आगे? चलो आगे आते हैं। सर इस वाले में WCR भी तो 15 क्लेम भी तो हो रहा था, 15,000 पे होता था। पहले मैंने बताया 15 वाला, फिर बताया 7 वाला, लेकिन उसमें तो हमने मतलब वो नहीं करा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। उसमें नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमारी जितनी लायबिलिटी बैलेंस शीट में थी क्लेम उससे ज्यादा था, तो आपको फायदा तो कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ। वो नुकसान ऑटोमेटिकली यहाँ रिकॉर्ड हो गया जब मैंने 10 उधर और 15 इधर लिखा। फायदा भी तो वो हो जाएगा अपने आप, प्रॉफिट में आ जाएगा। नहीं, उस केस में तब फायदा होता जब मैं 10,000 लिखता और यहाँ 7 पे करता, लेकिन वो नहीं करता। तभी बोल रहा हूँ कि डिफरेंट है इस चैप्टर में, थोड़ा ध्यान से समझिए। लायबिलिटी उतनी लिखनी है जितने की वो लायबिलिटी है। क्लियर? चैप्टर के तो इवैल्यूएशन में बचा हुआ पैसा आ जाता है। करो आगे कराऊं? ठीक है जी। अब मैं आपको कराता हूँ पार्टनर की कुछ लोन की एडजस्टमेंट। संजी बोलो। देखो, अब अगली इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ध्यान से समझेंगे जी। किस पेज नंबर पे? बैलेंस शीट गिवन है, लोन वाला किस पेज नंबर? अभी रुक जाओ पेज नंबर। यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन में गिवन है A's लोन 10,000 और यहाँ गिवन है B's लोन 10,000। बैलेंस शीट में दोनों तरफ लोन गिवन है, ये लायबिलिटी साइड है और ये
एसेट साइड, लिए वो दिया। ठीक है। इस लोन का क्या मीनिंग है, बुक में मत ढूंढो, इधर देखो पहले, इस लोन का क्या मीनिंग है। फर्म ने लोन लिया हुआ है, ये लोन फर्म की लायबिलिटी है और वो लोन फर्म की Asset। फर्म ने लोन दिया है। अब लोन का करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। अब पहली पॉसिबिलिटी, नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पे कर देना याद रखेंगे। तो दोनों तरह के लोन के लिए दो सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनेंगे, वो दो सेपरेट लोन अकाउंट है। लोन अभी रियलाइजेशन में कैपिटल में पोस्ट नहीं होगा, जिनके पास ओल्ड बुक थी उसमें इस वाले लोन को कैपिटल में डाल रखा होगा, बट अब हमें वो नहीं करना। इसके लिए शिवम मैंने बनाया एज लोन अकाउंट। ये वाला लोन अकाउंट डेबिट से शुरू होगा या क्रेडिट से, बताओ। क्रेडिट। क्रेडिट से, बिकॉज मेरी लायबिलिटी है। बैलेंस इसको मैं पे कर दूंगा, फिर रियलाइजेशन में जाएगा। हिंदी में यही समझाया, पार्टनर का कोई भी लोन रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। जा सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी होगी, कब कैसे उसकी हम बात करेंगे। या profit। हाँ, प्रॉफिट लॉस कुछ होगा, अभी कुछ नहीं है। इसलिए कुछ में करवा दो आपने मिसेस ए लोन और ए लोन। वो मिसेज ने कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, वो आउटसाइड। मिसेस ए पार्टनर नहीं है, तो मिसेस पे फोकस मत कर ज्यादा, बस इस बात पे फोकस कर जो लोन थर्ड पर्सन है या उसका है। अच्छा, ये वाला लोन मतलब बता, डेबिट साइड से शुरुआत होगा या क्रेडिट साइड से? डेबिट। सर पर इसको कैपिटल अकाउंट में लिख सकते हैं, नहीं लिखना ना, वही तो बता रहा हूँ। अगर बाय चांस लिखते गलत हो जाए। हाँ, जो सीबीएसई का नया है, कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे इसे? कैपिटल अकाउंट जब लिखना ही नहीं है कैसे सर लिखें? तो इसका मतलब होता है ये जो ये लोन का मतलब है, ये लोन फर्म ने ए को दिया हुआ है, अगर बिजनेस बंद हो रहा है तो हमने ए से पैसे इसके ले लिए, और फिर कैपिटल में एडजस्ट कैसे करेंगे जब वो पैसा लेके जा रहा होगा? तब वो तब जाएगा, तब जाएगा। ए से तो लोन ले रखा है ना, बी को दे रखा है लोन तो। सही तो लिखा बनेगा। ये वाला लोन एसेट्स है, डेबिट से शुरू हुआ, इसका मतलब फर्म को बी से पैसे लेने थे, बिजनेस शट डाउन हो रहा है तो हमने बी से पेमेंट ले ली। ये वाला उसमें करेंगे ना जब जनरल एंट्री का केस आएगा। नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अच्छा, इस लोन की पे करने की एंट्री बताओ, ए के लोन की। एज लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन के नाम से आएगा कुछ, नहीं। कैपिटल के नाम से नहीं। इतनी बात समझ आ गई? सर जब एसेट्स के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी ड्रॉप करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। उसकी जगह नो एंट्री वर्ड लिखते हैं। ठीक है, अब लोन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज समझाऊं। बुक खोलेंगे मेरे वाली बुक, वहां पे लिखा हुआ है, देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज समझाता हूं। हाँ, ये पेज नंबर 56 यहाँ पे लिखा है ना, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे मिला ना भी आपको? ध्यान से देखो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, मजा आने वाला है इसको करने में, बड़े सारे डाउट दूर होंगे आपके। हमें यहाँ पे एक बैलेंस शीट गिवन है इस क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में किसका लोन गिवन है बताना? बीज लोन। लायबिलिटी साइड कितना, 5000। और सामने कुछ गिवन है एसेट्स में, स्टॉक में 1000। कोई परेशानी? मिल गया अभी सबको क्वेश्चन ये? हाँ मिल गया ना, इससे जल्दी जल्दी करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी देखो जी, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो। We do stock at market value of 150% in part settlement. अंडरलाइन करो वर्ड पार्ट सेटलमेंट। बी लोन के बदले में स्टॉक ले गया पार्ट सेटलमेंट में, 150% में स्टॉक ले गया। इधर ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन भी समझा रहा हूँ, जनरल भी समझा रहा हूँ, भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बी का लोन अकाउंट बनाया, ये लोन डेबिट से शुरू होगा या क्रेडिट से? ये बैंक एसेट्स है। डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। लोन लायबिलिटी है ना, क्रेडिट से शुरू हुआ। लिख दीजिए क्रेडिट में लोन, कोई परेशानी? अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है हमने पढ़ा, पहली पॉसिबिलिटी जिसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने लिख दिया टू बैंक, खत्म हो गई बात। दूसरी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में लिखा है जी वो स्टॉक ले गया 150% में,
150% मतलब 1000 रुपए का था, 150% मतलब 50% ज्यादा 1500 में, ठीक है जी। अब तो मैंने यहाँ पे जब कभी भी कोई एसेट्स सेल होती है, किसी इसके अगेंस्ट मेरे पास जा रही है, कुछ पैसा आ रहा है, गेन हो रहा है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं ना। पहले देखो इधर पीयूष स्टॉक, इधर तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँगा, अब स्टॉक जा रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इधर आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1000 का स्टॉक था, 50% ज्यादा में गया, पैसे नहीं आ रहे, इसके अगेंस्ट कैंसिल हो रहा है, तो आपको कुछ भी गेन हो रहा है, एक तरीके से गेन हो रहा है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1500। वर्ड लिखा है वहां पे पार्ट सेटलमेंट, अभी रुक जा, पार्ट सेटलमेंट लिखा है, तो जो बचा हुआ लोन है वो मुझे पे करना पड़ेगा। ये आपको जो एसेट्स आप यहाँ लिख चुके थे, खत्म हो चुकी थी, उस एसेट्स के अगेंस्ट आपको 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बीज लोन अकाउंट। देखो यहाँ पे आप वर्ड रियलाइजेशन लिख रहे हैं, इसकी डेबिट साइड है, तो इसकी क्या हो गई क्रेडिट साइड। बचे हुए पैसे आपने पे कर दिए, इसकी जर्नल एंट्री बताओ, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू कैश, ठीक है ना भैया। अगली इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे जी ध्यान से, हमारी जब हमने शुरुआत करी है इस चैप्टर की, तो क्या बोला था निश्चय, इस चैप्टर में सीक्वेंस क्या है, पहला अकाउंट कौन सा बनाओ, दूसरा अभी देखो दूसरा लोन है, फिर कैपिटल है। अब मुझे इस तरह के क्वेश्चन में क्या बात याद रखनी है, पहले तो ये बनेगा, दूसरे नंबर पे ये बनेगा, बट रियलाइजेशन का टोटल करने से पहले मुझे लोन अकाउंट भी बनाना है, या यहाँ पे ये एंट्री लिखनी है, अगर आप लोन बिल्कुल ही बाद में भी बनाना चाह रहे हो तो, नहीं तो आपका आंसर 1500 से गड़बड़ होता रहेगा। समझ आ गई बच्चे, अब बोल भाई। क्वेश्चन में लिखा है बी का लोन, इतनी पहले से बोल देता स्टॉक, मुझे लगा कुछ पूछ रहा होगा, कुछ बीच बीच में टोक के। लोन 5000, स्टॉक 1000, स्टॉक तो यहाँ पे आया, लोन यहाँ पे आया, ये तो बैलेंस लिखना ही लिखना, इतना तो कर ही लेगा ना पेपर में। अब क्वेश्चन में लिखा है जो स्टॉक है वो 150% में पार्टनर ले गया अपने लोन के बदले में, तो ये वाली लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, बट आपकी पॉकेट से पैसे नहीं जा रहे, तो आपको फायदा हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपने क्या वर्ड लिखा जी, रियलाइजेशन। कुछ भी इस चैप्टर में आपको फायदा या नुकसान होता है, तो इस चैप्टर का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा है इस चैप्टर का, रियलाइजेशन। तो ये मैंने रियलाइजेशन के नाम से लिखा, जब इसके डेबिट में लिखा तो रियलाइजेशन की ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया, क्रेडिट में। अब आप एक और बात से समझ सकते हो, जब भी आपको किसी एसेट्स के बदले में कुछ मिल रहा है, एसेट्स बिक रही है, पार्टनर लेके जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो कहाँ पे होता है, रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो क्रेडिट में ही तो आएगा, लोन की वजह से कैंसिल हो रहा है, तो 500 नहीं ना, 1000 की चीज 1500 में गई भाई, तो आपको पैसे तो एक बार 1500 ही मिले, आपको वैल्यू तो 1500 की मिली ना, वो ऑटोमेटिकली 500 रिकॉर्ड होगा। कैसे, 1000 आपने यहाँ लिखा है, 1500 वहां लिख रहे हो, अगर आप यही 500 लिखोगे फिर तो 500 रिकॉर्ड। समझ आई बात? हाँ भाई, अब तेरे को क्लियर हो गई पक्का। अगली सिचुएशन पढ़ो जरा, क्या लिखा है, पढ़ना। बी टू स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन। बी स्टॉक लेंगे जी फुल सेटलमेंट में, बहुत ध्यान से समझेंगे, यही सिचुएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चन है। जब ये जर्नल में आ जाता है, लेजर में आ जाता है, तो बच्चे इस पॉइंट की वजह से पूरा का पूरा गलत कर देते हैं। देखो, लोन का बैलेंस तो यहाँ आएगा ही आएगा, स्टॉक का बैलेंस यहाँ आएगा ही आएगा। अब यहाँ अंडरलाइन करो वर्ड फुल सेटलमेंट, वर्ड अंडरलाइन, हेलो सर, बड़े सर, बहुत अच्छे, वर्ड अंडरलाइन कर लो फुल सेटलमेंट। ये ऑनलाइन वालों को भी भाई दोबारा बता रहा हूँ, पेज नंबर 56 पे है ये। अब यहाँ पे जो मेरे पास वर्ड लिखा है ना जी, फुल सेटलमेंट, ये वर्ड का क्या मीनिंग है कि आपको कुछ भी नहीं देना, सारा लोन निपट गया। इधर देखो जी, स्टॉक आपके पास कितने का था, 1000 का, तो वो फुल सेटलमेंट में ले गया। तो यहाँ पे तो मैंने लिखा जी स्टॉक मेरा गया 1000 का,
ध्यान से समझेंगे। लेकिन लोन फुल सेटलमेंट, क्या बचे हुए लोन की कुछ पेमेंट करनी है? नहीं। तो ये भी कितना 4000, किस ये भी फायदा हो गया ना, टू 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 रियलाइजेशन। भाई मुझे भी आता है, 2 मिनट रुक जाओ। 1000 का स्टेप बाय स्टेप समझा रहे, तो 1000 का तो सामान चला गया, बचा हुआ आपको कुछ भी पे नहीं करना। तो आपको टोटल गेन कितने का हो गया? 5000 का। तो आप सीधा इकट्ठा टू रियलाइजेशन 5000 भी लिख सकते हैं। सर पर इसमें फुल सेटलमेंट लिखा तो एंट्री नहीं आएगी, क्या नहीं आएगी? नो एंट्री, नहीं, फुल सेटलमेंट लिखा है ना, वो कौन सी थी भाई? आउटसाइड जो लायबिलिटीज, वो आउटसाइड लाइन आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 20 लोन अकाउंट 1000 चलो बनाना है। 5000 आ गया जी। स्टॉप कर दो बढ़िया से। अच्छा ना, और ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। हाँ अबे चुप यार। हाँ डन। थर्ड उसमें आओ, थर्ड केस में पढ़ो जरा, क्या लिखा है वहाँ पे? सर जी हमारा स्टॉक ये वैलिड एट 6000 and weight of stock will full settlement। देखो जी अब सर जो हमने हमारे ये 5000 दिया था है ना, ये पता क्या चलेगा कि स्टॉक के उसमें दे रखा 5000 लिखा है ना, क्या कहना चाह रहे हैं? देखो ये तो लिखा है स्टॉक ले गया फुल सेटलमेंट में। आपने एंट्री करोगे, जब एंट्री क्या करोगे इसकी? इसकी जर्नल एंट्री, हाँ इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, 20 लोन टू रियलाइजेशन 5000 हो गई ना, ठीक है निश्चय। थर्ड केस क्या लिखा है? हाँ रियलाइजेशन में कैसे करेंगे एंट्री? ये बना के दिखाया नहीं था अभी, अभी कब कहाँ, यहीं पे अभी तो नहीं लिखा है हमें। ये पोस्ट हो गया 5000, इसके डेबिट में रियलाइजेशन लिख रहा है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लोन आ गया। 2 एंट्री नहीं करनी, कभी तेरे जैसे लोग 2 एंट्री करें। जब आपने बी टू रियलाइजेशन लिख दिया तो हो गया रियलाइजेशन के क्रेडिट में, लोन के डेबिट। समझ आई बात? अगला पॉइंट रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टोस हो गया भाई, बिल्कुल टुल्ली हो गई। स्टॉक वैलिड एट 6000 बना। देखो जी स्टॉक की वैल्यू वो कह रहा है कितनी हो गई अब? 6000, और वो फुल सेटलमेंट में ले गया। ध्यान से समझेंगे तो बच्चा पार्टी, देखो लोन तो इधर आएगा ही आएगा, स्टॉक इधर आएगा ही आएगा। अब स्टॉक की वैल्यू हमने पहला केस देखा जी 150% थी, फिर हमने वो लेकिन पार्ट सेटलमेंट थी। हर तरह की पॉसिबिलिटी कोशिश की, मैंने यहाँ कवर कर दिया आपको। फिर पूरा चला गया, अब स्टॉक बढ़ गया 6 का हो गया, लेकिन गया तो फुल सेटलमेंट में ही है। तो आपका लायबिलिटी कितने की कम हुई है? 5 की। क्या आपको 6000 मिले हैं? आपको तो 5 ही मिले हैं ना, तो नुकसान है? नुकसान कोई नहीं है, हमें फायदा ही है एक तरीके से। स्टॉक तो 4 का ही है, स्टॉक तो 1000 का ही है। 6000 स्टॉक वैल्यूड है ये भाई कॉमन है, बैलेंस शीट में स्टॉक 1000 पड़ा है, अच्छा, स्टॉक की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 6000, और लोन के सेटलमेंट में चला गया। तो स्टॉक तो मैंने यहाँ पे, मेरी बात समझो जो सिखाना चाह रहा हूँ, लोन तो 5 का ही कैंसिल हुआ ना। अगर 1000 की बात हम तब करते जब बचे हुए 1000 आपको वापस देता हूँ, वापस तो नहीं मिल रहे ना। तो आपकी लायबिलिटी तो कितने की गई? 5 की गई, तो स्टॉक की वैल्यू 5 ही लगी। मेरा ये मेरा पेन 1000 रुपए का है जी, कह रहा है मैं तो 10 रुपए का ही लूंगा, और मैं इसको दे भी रहा हूँ 10 में। समझो मेरी बात को। तो मेरे लिए वो उसकी कीमत जो मर्जी थी। आपकी बातचीत जो सेटलमेंट हो रही है वो कितने में हो रही है? 10 में ही हो रही है ना, तो आपके लिए उसकी वर्थ 10 ही है। अगर से बैलेंस शीट में स्टॉक अभी नहीं बता रहे, अभी तेरी पॉसिबिलिटीज नहीं बता आएंगी यहाँ पे। क्रिश क्या नाम तेरा? साहिल, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, पहले वो खत्म होने दे, तेरे सारे डाउट दूर होंगे। मैं भूल जाता हूं। नहीं कोई बात नहीं, अच्छा भूल जाता है अच्छा तो भूल जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने 5000 ही लिखा, यहाँ भी 5 ही आएगा। जनरल एंट्री बताओ भाई शिवम। यार किसकी बात कर रहे हैं? कैसी बैकी बैकी बात करते हैं? मन करते तो मैं 2-4 लगा कर 20 लोन टू रियलाइजेशन 20 लोन टू रियलाइजेशन, एक ही की तो बात हो रही है, और किस चीज की बात हो रही है? ठीक है बच्चे, नेक्स्ट केस पढ़ो। B2 कैन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 3000 पार्ट सेटलमेंट। भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले गया, समझेंगे ध्यान से, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले गया भी। अब क्वेश्चन में मुझे ये डेटा गिवन है, जब ये डेटा गिवन है तो मेरा बी का लोन अकाउंट तो बनना ही बनना है। बी का लोन अकाउंट मैंने यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लिखा,
रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन में स्टॉक लिखा 1000। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनते हैं, दोबारा से एक नॉर्मल बात करते हैं, इस पॉइंट को 1 मिनट साइड रखिए। मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बता रहा, इसको तो आप टू बैंक पूरा पे कर देंगे, इसको भी बेच देंगे बाय बैंक 1000 रुपए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट में पढ़ रहे हैं, बी लोन के बदले में एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले गया, पार्ट सेटलमेंट में फुल सेटलमेंट में, पार्ट सेटलमेंट, पार्ट लिखा है ना फुल दिखा है। फोर्थ केस में पार्ट, PART अंडरलाइन कर लो। पार्ट सेटलमेंट का मतलब बची हुई पेमेंट देनी है आपको, यस वो तो देनी पड़ेगी। देखेंगे जी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है रियलाइजेशन की क्रेडिट में आती है ना, अब वो लोन के बदले में जा रही है, तो इसके डेबिट में आया किसके नाम से, रियलाइजेशन। उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स की कीमत कितनी लगाई जा रही है, 3000। इसके डेबिट में है तो ऑटोमेटिकली इसके कहां आ जाएगी, क्रेडिट में। समझ में आ गई। स्टॉक का तो आपने वही काम करना ही करना है, और बचे हुए आप क्या पे कर दोगे यहाँ पे, टू कैश। तो स्टॉक के लिए बाय कैश 1000 में लिखेंगे। हाँ वो तो आना ही है। ठीक है, मैं आपको बेसिकली इसकी पॉसिबिलिटी सिखा रहा हूं, ये स्टॉक वाला पॉइंट तो आपको आता है। अब इसकी जर्नल एंट्री बताओ, 20 लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू कैश। आ रही बात समझ, लोन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी 2400 की, लेकिन लोन की सेटलमेंट में चलेगी पूरी सेटलमेंट, तो बचा हुआ जो लोन है क्या वो पे करना है, नहीं। इधर देखो जी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 2400, ये कैंसिल कर रहा है ना मेरे लोन को, लोन मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट में, बचा हुआ पे करना है शिवम, इसके रख के कह रहा पे करना है, फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट है तो बचा हुआ पे, बट लोन अकाउंट तो बैलेंस नहीं हुआ ना, कितने से बैलेंस नहीं हुआ, 26, तो ये भी पे ही नहीं करना, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट भी कहां चला गया मेरा, रियलाइजेशन। तो मेरी एंट्री फिर साहिल बोलेगा कंबाइंड एंट्री कर देते हैं, 20 लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और फिर इसकी पोस्टिंग जो ये यहाँ पे 5000, 5 और सीधा 5 यार, रियलाइजेशन 5 ही तो है, या तो दो बारी लिखो 2400 और 2600 सीधा लिखो, बाय 20 लोन अकाउंट 5000, बी का लोन अकाउंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया। क्यों आ गया जी, क्योंकि लोन के बदले में आपको कुछ देना ही नहीं पड़ा, बार की बार काम निपट गया। निश्चय बात समझ आ रही है सर? पार्ट सेटलमेंट में कैश डाल देंगे। हाँ, पार्ट सेटलमेंट का मतलब जो बचा हुआ उसको सेटल करना है, फुल सेटलमेंट का मतलब चाहे सामान कम का था चाहे ज्यादा का था, बची हुई लायबिलिटी आपको पे नहीं करना है। ठीक है भाई, अगला पढ़ो, B to finance recorded asset of 6500। अब देखो अनरिकॉर्डेड एसेट 6500 की थी, लेकिन लोन की फुल सेटलमेंट में गई, तो 90 लोन कितने का था, 5 का। 1500 ऊपर गया। अब वो कुछ भी हुआ, रख के दे सर वो 20 लोन अकाउंट में आएगा, अनरिकॉर्डेड है तो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5000, और इस तरफ कुछ नहीं करना आपको, अब यहाँ पे 5000 ही आना है। 5000 आ जाएगा ना लोन की जगह। सर तो फिर लॉस कैंसिल नहीं है इसमें, लॉस वो तो रिकॉर्डेड ही नहीं है, रिकॉर्डेड ही नहीं है भाई, पूरा ही फायदा है। अच्छा हाँ अनरिकॉर्डेड, जैसे स्टॉक वैल्यू। समझ आ रही मेरी बात, उस पॉइंट को समझो आप, अनरिकॉर्डेड चीज के बदले में चलेगी तो पूरा 5 का फायदा है। गॉट इट, पक्का? ठीक है बच्चे, पक्की बात, मैं टेस्ट में दूंगा, ऐसे बहुत चीजें गलत किया ना पिटेगा वो फिर। नेक्स्ट पेज पे देखो, मैंने इसी को और 2-3 एग्जांपल से लिखा हुआ है, रीड करो। ये कंप्यूटर वाला, लोन वाला,